वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत का जो संवैधानिक इतिहास था, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था उसे देखा, और उसके बाद 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है, तो उसे हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने बंगाल के इसी जो 1781 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत बंगाल के न्यायिक क्षेत्र को परिभाषित किया गया, तो उसी को कहा जाता है बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781। तो बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र और शक्तियों को स्पष्ट किया गया कि बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था, न्यायाधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियाँ, उसे स्पष्ट किया गया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि जो बंगाल का सुप्रीम कोर्ट है, वह सुप्रीम कोर्ट केवल बंगाल के ही न्याय के क्षेत्र को, बंगाल के ही न्याय संबंधी कार्यों को देखेगा, और बंगाल से बाहर के मुकदमों को देखने के लिए जो पक्ष और विपक्ष था उन दोनों में सहमति होनी चाहिए थी। तो उसी का फैसला केवल देखता था सुप्रीम कोर्ट, बंगाल के अधीन ही। साथ ही साथ इस बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781 के अंतर्गत गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अर्थात जो गवर्नर जनरल के परिषद थे, तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अदालतों के कानून बनाने के क्षेत्रों और उनकी शक्तियों के संबंध में जितनी सारी भ्रांतियां थी, उनको दूर कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अदालतों के कानून बनाने के क्षेत्रों और उनकी शक्तियों के संबंध में जितनी सारी भ्रांतियां उत्पन्न थी, उन सभी को दूर किया गया इस बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781 के अंतर्गत। तो ये तो था छोटा सा फैक्ट, हालांकि इसे हम लोग देख भी चुके थे। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम लोग देखें, तो अब हम लोग देखते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स भारत अधिनियम 1784 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स भारत अधिनियम 1784 बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखें। तो जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के दोष को दूर करने के लिए इस अधिनियम का गठन किया गया था। तो 1773 ईस्वी के जितने सारे दोष थे, उसको दूर करने के लिए इस पिट्स इंडिया एक्ट का गठन किया गया था। हालांकि से जो 1781 का बंदोबस्त अधिनियम था, उसी को ही दूर किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए। लेकिन जो सेटलमेंट एक्ट था, उसमें 1773 ईस्वी के ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, लेकिन 1784 ईस्वी के इट्स पिट्स अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के जितने सारे दोष थे, जितनी सारी खामियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट की, उसे दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो मुख्य उद्देश्य यही था, जो सारी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, तो उसी को कमियों को, उसी के दोषों को दूर करने के लिए इट्स पिट्स भारत अधिनियम अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का गठन किया गया। उस समय, जिस समय यह पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट द यंगर, याद रखेंगे पिट द यंगर। और रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के? लॉर्ड नॉर्थ, याद रखेंगे, हमने बताया भी है, लॉर्ड नॉर्थ। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो अधिनियम था, पिट्स भारत अधिनियम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने प्रस्तुत किया। इसी कारण इस अधिनियम को क्या कहा गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया था। तो याद रखेंगे कि पिट्स भारत अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट को उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
पीट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था। इसी कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया। याद रखेंगे कि पिट्स भारत अधिनियम को संसद में किसने प्रस्तुत किया था, तो उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीट द यंगर ने। इसी कारण इस अधिनियम को पिट्स भारत अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग हो गए। तो इम्पोर्टेंट है कि इस पिट्स भारत अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्य दोनों क्या हो गए, तो अलग अलग हो गए। याद रखेंगे कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, तो अलग अलग कर दिया गया। अर्थात जो इसके पॉलिटिकल वर्क थे वो अलग हो गए, जो इसके कमर्शियल वर्क थे वो अलग हो गए। याद रखेंगे जो व्यापारिक कार्य का जिम्मा था वह एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, निदेशक मंडल को दे दिया गया। याद रखेंगे कि जो व्यापारिक कार्य का जिम्मा था वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात निदेशक मंडल को दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है, जो व्यापारिक कार्य का जिम्मा था वह एक मंडल के हाथों में दे दिया गया जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल। अर्थात एक डायरेक्टर का एक कोर्ट का गठन हुआ, निदेशक मंडल का गठन हुआ जिसके हाथों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों का जिम्मा दे दिया गया। जबकि जो राजनीतिक कार्य था, राजनीतिक कार्य का जिम्मा 6 सदस्यीय एक टीम जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसके हाथों में दे दिया गया। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कौन कौन थे, तो एक्सचेकर चांसलर, ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, उसके बाद राज्य सचिव तथा चार सम्राट के द्वारा प्रिवी काउंसिल जिसके अंतर्गत वरिष्ठ राजनेता, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, तो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है कि जो व्यापारिक जिम्मा होता था वह किसके हाथों में दे दिया गया, तो निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में। लेकिन जो राजनीतिक कार्य का जिम्मा है वह नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथों में दे दिया गया। इसमें कितने सदस्य थे, तो यह 6 सदस्य थे इसमें। याद रखेंगे, तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य, जिसमें कौन कौन सदस्य होते थे, एक एक्सचेकर चांसलर होता था अर्थात एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होता था, दूसरा राज्य सचिव होता था, और बाकी जो 4 होते थे ये सम्राट के द्वारा प्रिवी काउंसिल अर्थात वरिष्ठ राजनेता होते थे। और इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, तो ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन अर्थात जो ब्रिटेन के सम्राट थे उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नियंत्रण बोर्ड के 6 सदस्य होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 सदस्य होते थे, उनमें 2 सदस्य, एक का नाम था एक्सचेकर चांसलर जो कि ब्रिटेन का अर्थ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर होता था, दूसरा जो होता था वो राज्य सचिव होता था। दूसरा कौन होता था, तो राज्य सचिव। बाकी जो 4 होते थे और बाकी जो 4 होते थे वे प्रिवी काउंसिल के मेंबर होते थे अर्थात वरिष्ठ राजनेता होते थे। याद रखेंगे, और इनकी नियुक्ति जो होती थी ब्रिटेन के क्राउन अर्थात सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसी के समय द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ। याद रखेंगे, ड्वार्फ जो दोहरी शासन व्यवस्था थी इसी के समय लागू हुआ। इम्पॉर्टेंट है, तो पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत भारत में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई। याद रखेंगे, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस पिट्स एक्ट के अंतर्गत, पिट्स भारत अधिनियम के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की परिषद की थी संख्या कितनी थी, तो 4 थी। अब उसको घटा करके 3 कर दिया गया। तो हमने क्या देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे, तो 4 सदस्य। लेकिन इस
यह जो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट था, तो उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या को घटा करके 4 से कितनी कर दी गई, तो 3 कर दी गई। याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इस पिट्स भारत अधिनियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था कि शीर्षक भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र था। याद रखेंगे कि यह जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला संवैधानिक दस्तावेज था। अर्थात भारत में ब्रिटिश जो ताज था, ब्रिटिश जो क्राउन था, उसका कंप्लीटली शासन हो गया था। तो उसका एक शीर्षक दिया गया। क्या नाम दिया गया? शीर्षक भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र। अर्थात भारत में अब ब्रिटिश के अधिकार के क्षेत्र हो चुके थे। याद रखेंगे, उसका एक शीर्षक दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है। किसके अधीन? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स भारत अधिनियम 1784 के अंतर्गत 3 सदस्यीय परिषद में से एक परिषद मुख्य सेनापति को दे दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 की गई, तो उसमें एक जो पद था, एक परिषद, वह किसको दे दिया गया? एक परिषद मुख्य सेनापति को दे दिया गया। अर्थात एक परिषद अब किसके अंतर्गत आने लगा? तो मुख्य सेनापति को दे दिया गया, मुख्य सेनापति के अंतर्गत आने लगा। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो बंबई प्रेसिडेंसी था और मद्रास प्रेसिडेंसी था, उसे बंगाल के हाथों में दे दिया गया। वे दोनों बंगाल के साथ चले गए, अर्थात ये दोनों बंगाल के अधीन कर दिए गए। लेकिन इस 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो भी बचे कुछ क्षेत्र थे इस बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो सभी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। याद रखेंगे। तथा गवर्नर जनरल को युद्ध तथा शांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक से स्वीकृत लेना आवश्यक हो गया। अब जो है, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, इन दोनों परिस्थितियों में जो गवर्नर जनरल था, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से अर्थात निदेशक मंडल से क्या करना था? तो स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। अर्थात हर एक कार्यों के लिए अब जो गवर्नर जनरल थे, वे किससे अब स्वीकृति लेने लगे? तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक से। याद रखेंगे। प्रिवी काउंसिल के द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र और आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाने लगे, जो आवश्यक था, तथा नियंत्रण बोर्ड उसमें तब्दीली कर सकता था। तो जितने सारे जो आवश्यक आज्ञाएं थी, पत्र थे, वे सभी जो कि प्रिवी काउंसिल के द्वारा तैयार किए जाते थे। तो प्रिवी काउंसिल के द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र एवं आज्ञाएं किसके सम्मुख रखी जाने लगी? तो नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखी जाने लगी, और वही रखी जाने लगी जो आवश्यक था। अर्थात इनका जो रखा जाना था पत्र एवं आज्ञाओं को नियंत्रण बोर्ड के अधीन, वह अब आवश्यक कर दिया गया और नियंत्रण बोर्ड उसमें तब्दीली कर सकती थी। तो याद रखेंगे कि प्रिवी काउंसिल के द्वारा जो भी सारे पत्र एवं आज्ञाएं तैयार की जाती थी, तो वे सभी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखी जाने लगी, और यह अब अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन नियंत्रण बोर्ड उसमें तब्दीली भी कर सकता था, ये सुविधाएं दे दी गई। तो ये तो था पिट्स इंडिया एक्ट। एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लें। सबसे पहले क्या क्या रहा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, कि इस पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों लागू किया गया था? तो 1773 ईस्वी के कमियों को दूर करने के लिए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पिट द यंगर। उन्होंने ही संसद में इसे प्रस्तुत किया। इसी कारण इस अधिनियम का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद इसी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्य
दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक कार्य था उसका जिम्मा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात निदेशक मंडल को दे दिया गया, जबकि जो राजनीतिक कार्य था उसका जिम्मा नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया। इस नियंत्रण बोर्ड में अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर थे। एक था एक्सचेकर चांसलर अर्थात ब्रिटेन का वह फाइनेंस मिनिस्टर था, अर्थ मंत्री था। दूसरा था राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी, और बाकी जो 4 थे वे सम्राट के द्वारा नियुक्त प्रिवी काउंसिल अर्थात वरिष्ठ राजनेता थे, और इन सभी की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इसके बाद इसी पिट्स इंडिया के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 कर दी गई थी, अब उसे घटाकर 3 कर दी गई। याद रखेंगे, उसे घटाकर कितना कर दिया गया? तो 3 कर दिया गया, जिसमें एक जो प्रिवी काउंसिल था उसे किसके हाथों में दे दिया गया? तो मुख्य सेनापति के हाथों में दे दिया गया। याद रखेंगे। साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला संवैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक क्या था? तो भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र। इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को चाहे वो युद्ध हो चाहे वो शांति हो, उन दोनों परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात निदेशक से स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। और साथ ही साथ प्रिवी काउंसिल के द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र एवं आज्ञाओं को नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखा जाने लगा, जो नितांत आवश्यक था। और नियंत्रण बोर्ड अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसमें चेंजिंग कर सकता था। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम लोग देखते हैं 1786 का अधिनियम। अगला है 1786 का अधिनियम। तो 1786 का एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम क्या है? तो इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दायित्व भी दे दिया गया। तो इसके पहले जो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, तो उसके अंतर्गत जो 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर होते थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होती थी, तो उसमें से एक मुख्य सेनापति बनता था। लेकिन 1786 के अधिनियम के अंतर्गत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति का दायित्व भी दे दिया गया। अर्थात उन 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर में से जो मुख्य सेनापति बनता था, अब उसके पद को बंगाल के गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। किसके अधीन? तो 1786 ईस्वी के एक्ट के अधीन। याद रखेंगे। अब गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था तथा अपने निर्णय को लागू कर सकता था। तो अब जो गवर्नर जनरल है वह विशेष परिस्थितियों में इस प्रिवी काउंसिल के निर्णय को निरस्त भी कर सकता था, साथ ही साथ अपने निर्णय को वह लागू भी कर सकता था। याद रखेंगे। तो अब क्या हो गया? अब हो गया कि जो गवर्नर जनरल था वह विशेष परिस्थितियों में जो परिषद होते थे उनके निर्णय को वह लागू भी कर सकता था और उसे निरस्त भी कर सकता था। याद रखेंगे। अब उनके हाथों में, गवर्नर जनरल के हाथों में यह अधिकार दे दिया गया। इसके बाद है चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर्ड एक्ट 1793 इम्पॉर्टेंट है। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 चार्टर अधिनियम 1793 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनर्जीवित कर दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1793 के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए पुनर्जीवित कर दिया गया। याद रखेंगे कि 1773 के बाद 1793, तो इसी के अंतर्गत चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को ख़त्म करने वाला था ब्रिटेन की गवर्नमेंट, लेकिन जैसे ही 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पारित किया गया तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार
एक बार फिर से 20 वर्षों के लिए पुनर्जीवित कर दिया गया था। जिस प्रकार 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो 1793 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट था उसमें भी 20 वर्षों के लिए इसके अधिकार को पुनर्जीवित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1793 के जो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम था, उसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें जो नियंत्रण बोर्ड था अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो उनके अधिकारियों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा नियमित तौर पर। याद रखेंगे कि अब जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वेतन दिया जाता था, अब इस चार्टर अधिनियम 1793 के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा, वो भी नियमित तौर पर, रेगुलर तौर पर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा, लेकिन नियमित तौर पर अर्थात कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि ब्रेक एक दिन दिया गया भारतीयों के राजकोष से वो तब वेतन और दूसरी बार खत्म कर दिया गया, नहीं। अब उनके वेतन और जितने सारे भत्ते थे उनका व्यवस्था भारतीय राजकोष से ही कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। इसके बाद है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर था, चार्टर का मतलब होता है अधिकार, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो जिस प्रकार से 1773 से बढ़ा करके 1793 ईस्वी किया गया, 20 वर्षों तक व्यापारिक जो अधिकार क्षेत्र था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अर्थात चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। उसी प्रकार 1793 में भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद फिर 1893 ईस्वी में भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था उसे 20 वर्षों के लिए अर्थात व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था अब उसे समाप्त कर दिया गया। केवल किसे छोड़ के, तो चाय और चीन के साथ व्यापार। तो अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो 1793 ईस्वी में जिस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सभी निर्णय लेने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन इस 20 वर्षों के बाद अब और अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए और जो व्यापारिक अधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन किसको छोड़ के, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन वो भी कब, अगले 20 वर्षों तक, क्योंकि उन्हें केवल 20 वर्षों तक ही इस चार्टर को बढ़ाया गया था। याद रखेंगे, तो 20 वर्षों तक जो व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वह समाप्त कर दिया गया और केवल वे चाय का व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें चाय और चीन दोनों के साथ व्यापार करने की अधिकारिक प्राप्त हुई। तो वह 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति दी गई, अर्थात भारत में अब ईसाई मिशनरी आने लगे। तो ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति किसके अंतर्गत दी गई, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत। भारत में शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रतिबंध किया गया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है
कि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रतिबंध किया गया इस चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। इसके बाद राजा की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से बता दी गई कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसे गवर्नर तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति हेतु बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश के संसद के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। अब इसे पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया। तो राजा की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से बता दी गई कि भारत पर अब राजा का पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो चुका है। तो इसको स्पष्ट रूप से अब बता दिया गया। यह बता दिया गया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसे गवर्नरों और प्रधान सेनापति की नियुक्ति हेतु जितने सारे कानून बनाए गए थे उन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा अब अनुमोदित होना जरूरी है और इसे बेहद अनिवार्य कर दिया गया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट कर दिया गया। इसके बाद यथेच्छाचारिता के सिद्धांत तथा नेपोलियन के द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय मार्ग व्यापार के लिए लगभग बंद हो गए थे। इन सभी कारणों से चार्टर एक्ट 1813 क्या हुआ तो पारित हुआ। तो यथेच्छाचारिता के सिद्धांत और नेपोलियन ने क्या लागू किया था तो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया था। तो इसी कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय मार्ग का जो व्यापार के लिए जो यूरोपीय मार्ग था वह लगभग बंद हो गया था। तो इन सभी कारणों से यह चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था। याद रखेंगे। साथ ही साथ इंग्लैंड के लिए इसी के अधीन इंग्लैंड के लिए भारत का व्यापारिक द्वार भी खोल दिया गया। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत इंग्लैंड के लिए भारत का व्यापारिक द्वार खोल दिया गया। याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चे को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए भी चार्टर एक्ट 1813 को लागू करना जरूरी था। तो चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो व्यापारिक और राजनीतिक मोर्चे थे यह दोनों संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए भी चार्टर अधिनियम पारित किया गया 1813 ईस्वी का। हालांकि हमने क्या देखा था कि जो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट था तो उसी में ये जो राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक थे इन दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया गया था। एक का मालिक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरे का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक निदेशक मंडल था और एक जो था वह अध्यक्ष होता था, इसमें डायरेक्टर होता था। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन इस 1813 के अधीन इन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया गया। जो भी बचे खुचे चीज़ थे, जो राजनीतिक और व्यापारिक मोर्चे, इन दोनों को अलग कर दिया गया काफ़ी पूरी तरह से। तो अर्थात राजनीतिक विभाग अलग हो गया और व्यापारिक विभाग बिल्कुल अलग हो गया। तो इस कारण से भी यह 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेकर ब्रिटिश व्यापारियों तथा अभियंताओं अर्थात इंजीनियरों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई। तो अब भारत में जो अंग्रेज थे, जो इंजीनियर थे, अभियंता थे, अभी हमने क्या बताया कि इंग्लैंड के लिए भारत का व्यापारिक द्वार खोल दिया गया। अर्थात अब जब भारत का व्यापारिक द्वार खोल दिया गया तो जो इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे, अभियंता थे और जो व्यापारी थे, अब ब्रिटिश क्राउन से अनुमति लेकर, नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेकर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेकर भारत में आ सकते थे। यह अनिवार्य कर दिया गया। तो नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेकर ब्रिटिश व्यापारियों तथा अभियंताओं अर्थात इंजीनियरों को भारत आने की अनुमति प्रदान कर दी गई 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। इम्पोर्टेंट है, इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत
जो नियंत्रण बोर्ड था अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसकी शक्ति को परिभाषित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है कि इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रण बोर्ड था, उसकी शक्ति को परिभाषित किया गया। इम्पॉर्टेंट है कि इसी 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे से एक चर्च का निर्माण कराया गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसी चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे से एक चर्च का निर्माण कराया गया। इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इसे हम लोग देख लें कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, चार्टर था, तो उन्हें एक बार फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार, तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। कितने वर्षों तक? तो अगले 20 वर्षों तक। कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब केवल चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन अगले 20 वर्षों तक। भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति मिली। साथ ही साथ इंग्लैंड के खर्चे पर भारत में एक चर्च का भी निर्माण कराया गया। याद रखेंगे, अब जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ही अब क्या होने लगा? तो सेनापति बनने लगा। याद रखेंगे। और राजा की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से अनिवार्य कर दिया गया। बता दिया गया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसे गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की नियुक्ति के लिए जितने सारे ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, अब उसे ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। इम्पोर्टेंट कर दिया गया। नेपोलियन ने एक महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। तो यथेच्छाचारिता के सिद्धांत और नेपोलियन के द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय मार्ग व्यापार के लिए लगभग बंद हो गए थे और इंग्लैंड के लिए भारत का व्यापारिक द्वार अब खोल दिया गया। तो इसी कारण यह 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। और एक महत्वपूर्ण घटना घटी इसमें कि इसमें ब्रिटिश व्यापारियों और अभियंताओं के लिए भारत को आने की अनुमति प्रदान की गई। भारत में आने के लिए जो ब्रिटिश व्यापारी थे और जो इंजीनियर थे, अभियंता थे, तो उन्हें अनुमति प्रदान की गई। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रण बोर्ड था उसकी शक्ति को परिभाषित कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1833। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है चार्टर एक्ट 1833 अर्थात चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 बहुत, इसे क्या कहते हैं? संत हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इसे संत हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है संत हेलेना अधिनियम, क्योंकि संसद में संत हेलेना ने ही इसे पेश किया था। तो इसी कारण चार्टर एक्ट 1833 को संत हेलेना अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में यदि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो यही कि इसी अधिनियम के अंतर्गत जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखेंगे। और संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। याद रखेंगे, हमने इसे देख लिया था जब हम लोग गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। तो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। अर्थात
जो बंगाल का गवर्नर पद था उसे बेहद शक्तिशाली बना दिया गया। याद रखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसे बेहद शक्तिशाली बना दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना वह लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में है, इसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में असीमित विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई, जबकि बम्बई और मद्रास के गवर्नरों ने अपनी ताकत खो दी। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, अब ये संपूर्ण भारत में असीमित विधायी शक्तियां इन्हें प्रदान कर दी गई। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत में अनलिमिटेड जो है कानूनी शक्तियां, विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। याद रखेंगे। लेकिन जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया, उन्होंने अपनी ताकत खो दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन व्यापार सहित पूरी तरह से समाप्त हो गई। याद रखेंगे कि हमने क्या देखा था कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, तो इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह चाय का व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। यह बात 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में लाया गया था। लेकिन अब उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका व्यापारिक अधिकार जो चाय पर था और चीन पर था वो उनसे भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात पूरी तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। अब भारत परिषद में 3 सदस्य की जगह 4 हो गए, जिसमें 3 तो हमेशा उपस्थित रहते थे जबकि एक केवल कानून बनाते समय उपस्थित रहता था। अर्थात यह एक विधिक सदस्य था। तो हमने क्या देखा था कि जिस प्रकार 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई थी, तो उस 4 को भी घटा करके 3 कर दिया गया था 1813 ईस्वी में। तो 1813 ईस्वी के अंतर्गत इसे घटा करके कितना कर दिया गया था, तो 3 कर दिया गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे उनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। लेकिन 1833 के अधीन अब एक बार फिर से 3 सदस्यों की जो भारत परिषद था, जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, तो भारत परिषद के काउंसिल में 3 सदस्यों को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 4 कर दिया गया, जिसमें 3 तो हमेशा उपस्थित रहते थे। 3 का काम वही रहता था जो पहले से चला आ रहा था। लेकिन एक सदस्य तभी उपस्थित होता था जब कानून बनाने की जरूरत होती थी, अर्थात कानून बनाते समय यह सदस्य उपस्थित रहता था। अर्थात यूं कहें कि यह एक विधिक सदस्य था। यह एक विधिक सदस्य था, याद रखेंगे, कानूनी मेंबर था। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया तथा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इम्पोर्टेंट है। तो इसी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध अर्थात वर्गीकृत करने के लिए तथा सुधारने की भावना से लॉर्ड बेगटन मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया और भारतीय कानूनों का
वर्गीकरण किया गया इम्पोर्टेंट है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का। यह एक बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, इम्पोर्टेंट है। तो भारत में दास प्रथा को क्या किया गया, तो गैर कानूनी घोषित किया गया इसी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट, जिसे संत हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, तो इसी के अधीन। तो याद रखेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो दास प्रथा था उसे गैर कानूनी घोषित किया गया। गवर्नर जनरल सहित भारत परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अब क्या कहा जाने लगा, तो अधिनियम कहा गया। अधिनियम कहा गया, जबकि इससे पूर्व इसे क्या कहा जाता था, तो विनिमय कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था। अब इसे एक्ट कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल सहित जो भारत परिषद थे, इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अब अधिनियम कहा जाने लगा। इससे पहले यह रेगुलेशन कहा जाता था, अर्थात अब इनको पूरा अधिकार दे दिया गया कानून बनाने का। किसे, तो गवर्नर जनरल को और इसके भारत परिषद को। तो गवर्नर जनरल सहित भारत परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अब अधिनियम कहा गया, जबकि इससे पूर्व इसे विनिमय कहा जाता था, याद रखेंगे, रेगुलेशन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की धारा 87 का प्रादुर्भाव हुआ। अधिनियम की धारा 87 का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरियों में धर्म, जाति, वंश, रंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया। पर निदेशक मंडल के विरोध के कारण, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हुआ। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत अधिनियम की धारा 87 का प्रादुर्भाव किया गया। याद रखेंगे, अधिनियम की धारा 87 का प्रादुर्भाव हुआ। इसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरियों में धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। अर्थात अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या कह दिया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरियां हैं, तो उसमें धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म के स्थान पर अब भेदभाव निषेध माना गया। याद रखेंगे, लेकिन यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, अर्थात निदेशक मंडल ने इसका विरोध किया, जिसके कारण यह लागू नहीं हुआ। याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन के समय लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1833 ईस्वी में, तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसी लॉर्ड माउंटबेटन के समय चार्टर एक्ट 1833 के अधीन लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इम्पोर्टेंट है। तो यह पूछा जाता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 बरस के लिए और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। तो अब स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने सारे अधिकार थे वह समाप्त कर दिया गया। और अब यह कह दिया गया, यह निश्चित कर दिया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब किसके नाम से जाना जाएगा, तो ब्रिटिश सम्राट के नाम से दिया जाएगा। याद रखेंगे, अर्थात अब जो भी सारे कानून बनेंगे, जो भी सारे नियम बनेंगे, वह ब्रिटिश सम्राट के द्वारा बनेगा। और जो भारतीय प्रदेश हैं और जो राजस्व है, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 बरस के लिए और बढ़ा दिया गया। अब इस चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के जो चार्टर अधिनियम था, उसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें
तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा दास प्रथा को 1843 ईस्वी में पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। ये चीज़ें तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, अर्थात यह कानून के विरुद्ध था, और दास प्रथा को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधित पूर्ण अधिकार प्रदत्त कर संपूर्ण देश हेतु एक आम बजट बनाने का अधिकार सौंपा गया। याद रखेंगे, तो अभी हमने क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल थे और उसके परिषद थे, उसको कानून बनाने का पूरा अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधित पूर्ण अधिकार प्रदत्त कर संपूर्ण देश के लिए एक आम बजट बनाने का अधिकार सौंपा गया, अर्थात यह जो पूरे देश के लिए गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, वह एक आम बजट निर्माण कर सकती थी इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। शिशु बालिका हत्या और नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत शिशु बालिका हत्या और उसके बाद नर बलि प्रथा पर क्या लगा, तो प्रतिबंध लग गया। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत की सरकार तथा उसकी परिषद को भारतीय परिषद की संज्ञा मिली। तो पहली बार इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की सरकार थी, उसे भारत की सरकार कहा गया और उसके परिषद को भारतीय परिषद कहा गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषदों को असीम अधिकार प्रदान किया गया। अब यह परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुशंसा पर कानून बना सकती थी। तो याद रखेंगे, गवर्नर जनरल और उसके परिषद को असीम अधिकार प्रदान किया गया, अनलिमिटेड अधिकार दे दिया गया। अब यह परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुशंसा पर अपना कानून बना सकती थी। तो ये तो था चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1858 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम देखेंगे, 1833 ईस्वी 1853 का देखेंगे, और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861 देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, और उसके बाद इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक नमस्कार, जय हिंद।